हेलो गाइस, आप सभी लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। अभी हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे और आज मैंने क्वेश्चंस अलग तरीके के लिए। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो स्टैटिस्टिक और इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अगर आपने सिलेबस कवर किया इकोनोमेट्रिक्स स्टैटिस्टिक, आपने एमए में भी पढ़ा है, बीए में भी पढ़ा है, तो आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे बहुत ही ईजिली। जैसे कि देखिए क्वेश्चन आपका आ गया, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी तो आपने क्लास 11-12 में स्टैटिस्टिक में भी पढ़ा, ठीक है। और इसके बाद आपने जो पढ़ाई है बीए में, तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एन एवरेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एवरेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम करेक्ट है, ठीक है। सिंगल फिगर विच कैन बी रिगार्डेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जितने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, सारे डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंगल फिगर, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को, होल डिस्ट्रीब्यूशन को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी हम लोग, ये भी सेंट्रल टेंडेंसी का एक फीचर है, ठीक है। और प्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेट ऑफ डेटा। तो देखिए क्वेश्चन कैसा होगा, सेंट्रल टेंडेंसी में पूरा सेट बना होता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं अच्छे तरीके से, उसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीजें आ गई। फर्स्ट क्या हो गया, फर्स्ट ये हो गया एवरेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, एवरेज ऑफ आ डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या, एवरेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड है सिंगल फिगर होता है, क्या होता है, सिंगल फिगर which can be regarded as a representative of whole distribution, मतलब कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, एक सिंगल फिगर है, एक सिंगल फिगर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। इसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सेट ऑफ डेटा, ठीक है। तो जो सेट हमारा बना होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तीनों जो डेफिनेशन, तीनों जो फीचर्स है, ये सुटेबल है सेंट्रल टेंडेंसी को लेके, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है। कौन सा मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। एवरेज निकालना तो बहुत सिंपल है, हम लोग ने 10th में भी, 10th में भी, 12th में भी, स्टैटिस्टिक में भी बहुत बार एवरेज निकाला। टोटल नंबर होते हैं, ठीक है, सबको ऐड करके फिर जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते। तो एवरेज निकालना हम लोग सब कुछ जानते हैं। एवरेज किस में निकालते, क्या मीडियन में एवरेज निकालते हैं। मीडियन में कभी भी एवरेज नहीं निकालते हैं, एवरेज हमेशा मीन में निकालते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन हो, ज्योमेट्रिक मीन हो, हार्मोनिक मीन हो, इन सब में हम लोग एवरेज निकालते हैं, लेकिन मीडियन में नहीं निकालते। मीडियन में हम लोग मीड वैल्यू देखते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम लोग एवरेज नहीं निकालते हैं। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथमेटिकल एवरेज, इसमें से कौन सा एवरेज नहीं है, मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। तो देखिए मीडियन जो कि एवरेज नहीं है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन भी एवरेज है, ज्योमेट्रिक मीन भी एवरेज है, और हार्मोनिक मीन भी एवरेज है, लेकिन मीडियन एवरेज नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए मीडियन। आंसर क्या हो गया, ए मीडियन, ये हो गया आपका। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच दी फॉलोइंग, ठीक है। अगर आपने इकोनोमेट्रिक्स पढ़ा है क्लास एमए में, ठीक है, एमए में, बीए में इकोनोमेट्रिक्स अगर आपने पढ़ा है, तो ये बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले की मैं बात कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग ने गॉस मार्कव थ्योरम, हेटेरोस्कीडास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीजें हो जाएंगी अगर आपने इकोनोमेट्रिक्स और स्टैटिस्टिक को अच्छे से कवर किया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं कि गॉस मार्कव थ्योरम, ठीक है। अब गॉस मार्कव थ्योरम किस में आता था, तो याद करिए, अगर आपने पढ़ा है तो याद करिए, ब्लू, ठीक है, इसमें आता था आपका गॉस मार्कव थ्योरम, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन की बात करें तो ये आपका आता है काई स्क्वायर, ये इसमें आता है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ठीक है। ये वाला है आपका कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, ठीक है, r का स्क्वायर। इसके बाद ये h0 बीटा 2 इज इक्वल टू 0 h1 बीटा 2, ये किस में आएगा, देखिए ये आपका आ गया यहाँ पर,
इसके बाद हम देख रहे हैं ये थर्ड वाला, ठीक है, ये आपका आता है गोल्डफेल्ड, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी, ये आपका आता है वन साइडेड टेस्ट में, जो सी वाला ये है, सी वाला H0 बीटा 2 इज इक्वल टू 0, H1 बीटा 2 इज इक्वल टू 70। तो ये आपका आएगा वन साइडेड टेस्ट में, ये किस में आएगा, वन साइडेड टेस्ट में आएगा। और सबसे लास्ट है आपका हेट्रोस्कीडास्टिसिटी, ठीक है, हेट्रोस्कीडास्टिसिटी ये आपका आ जाएगा गोल्डफेड क्वाड्रेंट टेस्ट में, ये किस में आएगा, गोल्डफेड क्वाड्रेंट टेस्ट में, ठीक है। तो अब हम लोग मैचिंग करते हैं, ए का आपका क्या है, ए का आपका होगा ब्लू आता है 4 में, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हम लोग ऐसे हम लोग आर का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन है, तो बी का हो जाएगा आपका 1, H0 बीटा 2 इज इक्वल टू 0, H1 बीटा 2 इज इक्वल टू 70। तो ये वाला जो हम देख रहे हैं ये किस में आ जाएगा, H0 बीटा 1, ये आएगा वन साइडेड टेस्ट में, ठीक है, इसका हो जाता है 2। और हेट्रोस्कीडास्टिसिटी की बात करते हैं, ये गोल्डफेड क्वाड्रेंट टेस्ट में आता है, गोल्डफील्ड क्वाड्रेंट टेस्ट में आता है, इसका हो जाएगा 4। तो आंसर होगा 4, 1 और 2, 4, आंसर होगा 4, 1, 2, सॉरी 2, 4 नहीं, 2, 3, 2, 3, ठीक है। हेट्रोस्कीडास्टिसिटी किस में आता है आपका, गोल्डफेड क्वाड्रेंट, तो ये आपका थर्ड नंबर पे है, तो आंसर हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3। अब हम देखते हैं कोड्स में कहाँ आंसर है, ए में है 4, 1, 2, 3, आंसर आपको फर्स्ट में ही मिल गया ए, तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा 4, 1, 2, 3। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टैटिस्टिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक है, सैंपल का, ठीक है। क्योंकि स्टैटिस्टिक में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने डिटेल में स्टैटिस्टिक पढ़ा, आप इंट्रोडक्शन चैप्टर जो मैंने स्टैटिस्टिक का करवाया है, बहुत सारे बेसिक सारे चैप्टर्स मैंने करवाए जो कि क्लास 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आगे भी क्वेश्चंस देखिए आ ही जाते हैं, तो आप वहां पर जाके आप बेसिक वाला स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे तो ये सब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्टैटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक किस चीज का, सैंपल का, ठीक है, वहां पर मैंने बताया सैंपल कैसे लेते हैं, ठीक है, ये सब वगैरह, ठीक है। पैरामीटर किसका कैरेक्टरिस्टिक है, पैरामीटर है यूनिवर्स का, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सैंपल स्टैटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल, एंड पैरामीटर किसका कैरेक्टरिस्टिक है, यूनिवर्स का, ठीक है, ये यूनिवर्स का है, ये हो गया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए, स्टैटिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक है सैंपल का, और पैरामीटर किसका है, यूनिवर्स का, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स से, एक क्वेश्चन कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत बेसिक सा है क्वेश्चन, लेकिन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम, ठीक है, ये करेक्ट बात है। देखिए, कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, डिमांड करता है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, डिमांड करता है। तो इस डिमांड कैसे करता है, तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आप दुकान पे गए, ठीक है, आपने किसी भी एक कमोडिटी का डिमांड कर दिया, ठीक है, तो आपने डिमांड किया किसी भी कमोडिटी का, कोई टी शर्ट चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपके पास उसको एफोर्ड, उसमें उसका जितना प्राइस होगा उतना आपके पास मनी है, तब आप उसको जाके डिमांड करते हैं। तो डिमांड के लिए डिजायर और पैसा दोनों इम्पोर्टेंट हैं। आप डिमांड तभी करते हैं जब आपके अंदर उसको खरीदने की इच्छा भी है, डिजायर भी, आपके पास वो पैसे भी है, ठीक है। तो दोनों इंपॉर्टेंट होता है डिमांड करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस, ठीक है। डिमांड किससे रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड है, कंप्लीटली प्राइस से रिलेटेड है डिमांड, क्योंकि देखिए, और प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर भी है जो कि डिमांड को अफेक्ट करता है। अगर हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो हम लोग मार्केट गए, ठीक है, और हम लोग ने किसी भी कमोडिटी का डिमांड कर दिया, अभी उसका प्राइस मान लीजिए 1000 है, तो हम क्या करेंगे, हम 2 टी शर्ट ले लेंगे, 2 टी शर्ट ले लेंगे, ठीक है। और अगर इसका प्राइस एक टी शर्ट का 500 था, तो हमने 2 टी शर्ट ले लिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ दिन बाद फिर से मार्केट गए,
अब वही टी शर्ट का प्राइस अगर 1000 हो गया है तो हम एक ही क्वांटिटी खरीदेंगे। तो प्राइस बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है किसी भी कमोडिटी की डिमांड। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस एंड टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आंसर क्या, ये सही है। इन इंडिविजुअल डिमांड इज सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। ठीक है, तो सही बात है। आपने डिमांड चैप्टर पढ़ी तो आपने डिमांड फंक्शन भी पढ़ा कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, प्राइस होता है और भी रिलेटेड प्राइसेस होते हैं। तो ये सारे डिमांड फंक्शन क्या होता है, किससे, जो डिमांड है वो रिलेटेड है डिमांड फंक्शन से। देखिए जैसे कि डिमांड फंक्शन में एक प्राइस भी आ जाएगा। तो डिमांड हम लोग किसी भी कमोडिटी को खरीदते हैं तो प्राइस कितना इम्पोर्टेंट है वो एक हर इंडिविजुअल पर्सन जानता है, आप भी जानते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए डिमांड किससे रिलेटेड है, डिमांड फंक्शन से रिलेटेड है। सही बात है। डिमांड इज डिजायर वांट बैक ऑफ मनी। देखिए डिमांड डिजायर तो है, ठीक है, डिमांड क्या है, आप डिमांड इसलिए करते क्योंकि आपको उस चीज को खरीदने की इच्छा है, डिजायर, लेकिन आपके पास पैसे भी होनी चाहिए। अब दोनों चीजें होंगी, डिजायर भी होगा, मनी भी होगा, तभी आपका डिमांड आप उस कमोडिटी को खरीद सकते हैं। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 and 2, आंसर विल बी ए 1 and 2। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आपकी नोटिफिकेशन, मतलब सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग में क्विज के क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, अपलोड करती हूँ, आपके लिए ही करती हूँ। ये सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।